नमस्कार भाइयों बहनों। स्वागत करता हूं आपका हमारे जो नए एनएफओ सुंदरम ब्लू चिप फंड जो कल लॉन्च हुआ था उसके बारे में जो वेबिनार हम करा रहे हैं जानकारी आपको देने के लिए, इसमें निवेश करने के लिए, राइट। सो जैसे आप देख रहे हैं सामने, ये फंड का नाम सुंदरम ब्लू चिप फंड है और ये एक लार्ज कैप में निवेश करने वाली एक डाइवर्सिफाइड फंड है। और इसका हमने टैगलाइन बताया, साइज मैटर्स, यानी लार्ज कैप कंपनी माने उनकी बड़ी साइज होती है। तो यही खास चीज है इस फंड में। और उसके साथ जो हमने एक सुमो रेसलर को हमने चुना है एज अ ब्रांड इमेज, तो उसका रियलिटी में एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन में बताता हूँ कि क्यों हमने एक सुमो को रेसलर को चुना है। तो आगे बढ़ने से पहली चीज हम करते हैं कि जो आप निवेश कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में, तो मन में सवाल उठती है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कैसे निवेश किया जाए, राइट, किस तरह हम डिसीजन ले सकते हैं। तो इसमें आप देखिए तो ये पिछले महीने की जो एंड में रिटर्न्स थी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की, आप देख रहे हैं कि सभी 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक सभी हरे निशान में थे। मगर खास चीज इसमें आप देख पा रहे हैं कि नहीं, कि स्मॉल कैप ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया, फिर उसके बाद मिड कैप, फिर लार्ज कैप ने। तो ये स्थिति आप समझ सकेंगे कि अभी लार्ज कैप में निवेश करना चाहिए क्योंकि ये पास रिटर्न अच्छा है। मगर जस्ट आप कुछ महीनों पहले चली जाइए मार्च 31 में, जहां पे मार्केट की भयंकर करेक्शन हुई थी कोविड क्राइसिस के कारण। तब की स्थिति 1 साल वाली रिटर्न जो आज हमें दिख रही है कि 6.5% और 12 और 16.5, राइट, उस दिन कैसे दिख रहे थे? आधा परसेंट नेगेटिव खाली लार्ज कैप था, मिड कैप 25% नेगेटिव था और स्मॉल कैप 33% नेगेटिव था। और उससे 3 महीने पहले जाएंगे तो देखिए कि लार्ज कैप तो 14% पॉजिटिव रिटर्न में था और मिडिल स्मॉल कैप नेगेटिव में था। तो हर 3 महीने में देखिए कैसी बदलाव आ रही है। तो ये बदलाव के पीछे क्या कारण हो सकती है, इसे समझने के लिए हम रोलिंग रिटर्न्स मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है कि एक लॉन्ग टर्म में आप 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, जिसको भी रिटर्न ढूंढना चाह रहे हैं, वो आज के डेट में मैंने आपको पहले बताया, बट वो सही नहीं हो सकती है कि कई स्थिति बदल जाती है। कभी अच्छी बिजनेस चल रही होती है देश में, जीडीपी कभी खराब चल रही होती है। तो ये सबको समझने के लिए ये रोलिंग रिटर्न मेथोडोलॉजी एक बहुत बढ़िया टेक्निक है। इस तकनीक में क्या करते हैं हम कि समझिए कि 16-15 साल का लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम लेते हैं और वहां से अगर आपको 3 साल का जज करना है, तो समझिए कि हमने जनवरी 2004 में शुरू किया इस एनालिसिस को। तो जनवरी 1 2004 से 3 साल कब खत्म होता है? दिसंबर 2007 में। फिर जनवरी 2 को और एक 3 साल वाला इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, जनवरी 3 को और एक 3 साल, वैसे हर दिन एक 3 साल इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। तो हमें बहुत ढेर सारे 3 साल वाले रिटर्न के डेटा मिल जाते, हम जज भी कर पाते थे कि लॉन्ग टर्म में कौन सी रिटर्न कैसी बनती है, राइट। और उसमें क्या है कि हमें टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि सभी टाइमिंग का हम एक ना एक डेटा पॉइंट ले लेंगे। तो ऐसी हालत में मैंने इस एनालिसिस में जनवरी 2004 से अगस्त 2020 यानी करीबन 16 साल, 16.5 साल की डेटा लिया है हमने। और 3 साल, 5 साल और 10 साल, यानी इन 16 सालों में आप करीबन 5,000 3 साल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और करीबन 4,200 5 साल के इन्वेस्टमेंट और करीबन 2,400 10 साल के इन्वेस्टमेंट। तो हमें बहुत सारे डेटा पॉइंट मिल गए। तो यहाँ पे अगर देखा हमने कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपैरिजन में, मैं 3 साल का डिटेल में डिस्कस करूंगा, 5 और 10 का आप देख पाएंगे इस दिन कि मैक्सिमम गेन अगर आपकी टाइमिंग अच्छी निकली मार्केट के अंदर, तो आपको मैक्सिमम गेन स्मॉल कैप में मिलता था 70%, मिड कैप का 50 और लार्ज कैप का 48। मगर ये पर एनम रिटर्न है, तो सभी उमदे तरीके से बेहतर रिटर्न। मगर लॉस जब होती है, मैक्सिमम लॉस, जो नुकसान आपको भुगतना पड़ता है, उसमें देखिए कि लार्ज कैप में कभी 3 साल में आपको मैक्सिमम लॉस कभी हुआ है तो हुआ 8% पर एनम, कभी हालत बहुत खराब थी इकोनॉमी की। मगर एट द सेम टाइम स्मॉल कैप का देखिए 21% पर है। तो दिख रहा है आपको कि रिटर्न भी ज्यादा होता है स्मॉल कैप में, मगर लॉस चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर ये चांस देखें, और सेम स्थिति आप 5 साल और 10 साल में भी देख पाएंगे। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी कि क्या चांस है मेरी लॉस बनाने का, ये सेम टाइम पीरियड में देखेंगे, तो आपको कैपिटल लॉस की चांसेस 7% है लार्ज कैप में, यानी 93% आपको कैपिटल गेन ही मिलेगा। मगर मिड कैप में 15% है
और स्मॉल कैप में 26%, यानी 4 गुना करीब लार्ज कैप से लॉस का प्रोबेबिलिटी हायर है। तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जो स्मॉल कैप को कहते हैं, और लोअर रिस्क लोअर रिवॉर्ड जो लार्ज कैप होते हैं, वो साफ सामने दिख रहा है। और आपको इक्विटी मार्केट में निवेश करने के लिए आपको चाहिए बहुत बढ़िया रिटर्न, यानी डबल डिजिट रिटर्न। तो समझिए कि तीनों का करीबन एक ही लेवल हुआ है एक डबल डिजिट रिटर्न की पाने की। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है स्मॉल कैप, बट रिस्क भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये रिस्क माने लार्ज मिड और स्मॉल में इतने रिटर्न्स में वेरिएशन क्यों आती है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिटर्न कैसे बनता है आपको, एक तरफ अर्निंग्स की ग्रोथ जो होती है और दूसरी वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन के अंदर दो तरीके होते हैं, कैसे वैल्यूएशन डिसाइड किया जाता है, जिसमें उसका नाम है पी रेशियो। तो एक फ्यूचर की अर्निंग की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन अगर ज्यादा हो तो पी बढ़ता है, और कम हो तो पी गिरता है, उसको कहते हैं पी का री रेटिंग। और इसके साथ डिमांड, जो कितना पैसा आ सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये भी एक खास चीज है कि हम डिमांड अगर बढ़े तो शायद अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बढ़े या ना बढ़े, आपको ये चीज हो सकती है कि आपको रिटर्न मिल जाए ना। तो ये होती है कि जब ढेर सारा पैसा स्टॉक्स के पीछे भागता है, तो अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं चली और ये नहीं चली, फिर भी आपको रिटर्न बन सकता है। तो ये 3 तरीके हुए ना आपको रिटर्न बनने का स्टॉक मार्केट से। एक है ईपीएस, तो वॉलेटिलिटी क्यों आती है कि करंट ईपीएस में फ्लक्चुएशन आती है। फिर वैल्यूएशन में फ्लक्चुएशन आती है, जैसे एक्सपेक्टेशन भी उठते गिरते हैं और डिमांड भी ज्यादा और या कम होता है। तो ये सब फ्लक्चुएशन क्यों होते हैं ना, क्योंकि जिंदगी में 3 थिंग तय है। एक आपका मौत, दूसरा आपको टैक्स जो भरना पड़ता है, और तीसरा है जो चीज मैं कहता हूँ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल माने क्या? डिमांड और सप्लाई की जो गैप के कारण इकोनॉमी साइक्लिकली चलती रहती है। जैसे समझिए हीरो होंडा का एग्जांपल लेते हैं, उनको हर साल 10% उसकी डिमांड मोटरसाइकिल की बढ़ती है। समझिए भी अभी उसको 1 लाख मोटरसाइकिल की कैपेसिटी, जस्ट कैलकुलेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ये नंबर। तो अगले साल समझिए 10,000 मोटरसाइकिल और उसकी डिमांड बढ़ सकती है। उसकी आज की कैपेसिटी 1 लाख है, तो उसके पास कैपेसिटी नहीं है न्यू डिमांड को मीट करने के लिए। मगर अगले साल के डिमांड के लिए वो खाली 10,000 मोटरसाइकिल का कैपेसिटी सेट नहीं कर सकता है। वो एकदम से 5 साल वाला कैपेसिटी 50,000 मोटरसाइकिल का कारखाना, लैंड, बिल्डिंग सब खरीदे जरूरत होती है। तो क्या होता है ना, तो इस साल उसकी कैपेसिटी ट्रेंड 100% में है। जैसे ही अगले साल उसकी कैपेसिटी आती है 50,000 मोटरसाइकिल की, मगर डिमांड खाली 10,000 का है, तो ऑटोमेटिकली उसकी 1,10,000 मोटरसाइकिल की सेल्स है, मगर 1,50,000 कैपेसिटी है, कैपेसिटी एकदम से गिर जाएगी, तो नेचुरली दाम गिरते हैं। तो ये साइक्लिकलिटी ऑटोमेटिक सभी इंडस्ट्रीज में, सभी इकोनॉमीज में होते हैं। तो हमारे देश में देखिए कैसे इस साइक्लिकल को समझना चाहिए हमें। ऊपर है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, और नीचे है डिमांड और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जैसे मैंने अभी बताया, साइक्लिकलिटी डिमांड और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के कारण आती है। तो बुरी साइकिल में डिमांड गिरती है और कैपेसिटी उसके कारण गिरती है। अच्छी साइकिल में डिमांड बढ़ती है और कैपेसिटी बढ़ती है। तो अच्छी साइकिल में क्या होता है कि इस कैपेसिटी के बढ़ने के कारण नए कारखाने आते हैं, नया सप्लाई आता है, तो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट गिरते हैं। ऑपोजिट होता है बैड साइकिल में। तो गुड साइकिल बैड साइकिल का इकोनॉमी में हम देखते हैं कि ये इकोनॉमी का बैड साइकिल मार्केट की बैड साइकिल में भी आ जाती है, या गुड साइकिल गुड में आती है। कैसे मैं बताऊं आपको, ये है स्टॉक मार्केट का। अगेन हमने कुछ 10-15 साल का टाइम फ्रेम लिया है, अप्रैल 2003 से शुरुआत। तो तब से आप देखिए कि स्टॉक मार्केट जैसे ही अच्छी साइकिल में चली थी, जैसे 2003 से 8 अच्छी साइकिल की, 8 से 13 बुरी साइकिल, वापस आपको 13 से 17 अच्छी साइकिल चली, फिर 13 के बाद ये नई बुरी साइकिल चल रही है। तो इस हालत में आप देखें कि कभी भी गुड साइकिल चलती है तो मार्केट बढ़ती है, और बैड साइकिल में मार्केट गिरती है। साफ दिख रहा है आपको? तो इसको नंबर के जरिए देखें, क्योंकि 3 लाइन जो है वो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। आपको ग्राफ से समझना मुश्किल है, तो मैंने नंबर पे समझाने की कोशिश की है। कैसे ये बिजनेस साइकिल में क्या होता है कि जब साइकिल अच्छी चलती है तो ईपीएस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती है, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन भी और भी बढ़ती है, और उसके साथ डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि बहुत से रिटेल निवेशक इकोनॉमी की अच्छी हालत और रिटर्न को देखते हुए और भी पैसा मार्केट में डालते हैं। मगर बुरी हालत में ईपीएस गिरती है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी गिरती है, मगर डिमांड, रिटेल इन्वेस्टर डरते हैं निवेश करने के लिए, मगर गवर्नमेंट बहुत नोट छाप और रेट कट करती है बूस्ट करने को इकोनॉमी में। तो कई इंस्टीट्यूशनल प्लेयर क्या करते हैं, उस सस्ते पैसे को लेकर मार्केट में निवेश करते हैं पैसे के लिए।
तो समटाइम्स होता है कि सम सेगमेंट्स के लिए डाउन टर्न में भी इनफ्लोस आते हैं, तो वो अफेक्ट करता है रिटर्न्स बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो वो अभी देख लेते हैं। तो सेम जो ग्राफ में मैंने दिखाया उसको मैंने नंबर में यहाँ पे कैप्चर किया है, और ये चीज कराया मैंने कि लेफ्ट साइड में मैंने अच्छी साइकिल वाली रिटर्न दिखाया है और राइट साइड में बुरी साइकिल, दो अच्छी साइकिल दो बुरी साइकिल रही है। तो आप देख रहे हैं क्या कि अच्छी साइकिल में तीनों लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स तीनों आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, मगर बुरी साइकिल में लार्ज कैप फर्स्ट में 0 दिया, यानी प्रोटेक्ट किया आपका कैपिटल को, और सेकंड में 5% का गेन हुआ था। इवन क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी जो आती है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की वो ज्यादातर लार्ज कैप में आती है। तो इससे क्या जाहिर सामने दिखता है कि जब अच्छी साइकिल चलती है स्टॉक मार्केट के सभी पार्टिसिपेंट्स अच्छे करते हैं, और उसमें स्मॉल कैप मिड कैप से बेहतर रिटर्न देता है और मिड कैप लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न देता है। whereas रिवर्स होता है बैड साइकिल में, कब लार्ज कैप आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करती है मगर मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत ढेर सारा नुकसान भी आ सकता है अगर साइकिल बुरी चल रही हो। तो यही चीज मैंने नीचे लिखा है, आप जरा पढ़ लीजिए। राइट, तो आइडियली आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या चाहिए कि आप सही टाइम पे वर्चुअस साइकिल में स्मॉल कैप में निवेश करें और बुरी साइकिल में लार्ज कैप में निवेश करें। क्या ऐसे कर सकते हैं आप? कुछ कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल पक्का इसको करना थोड़ी मुश्किल चीज है, मगर इसकी जरूरत है कि आपको बिजनेस साइकिल को समझने की जरूरत है। मगर उससे पहले ये सेम चीज मैंने रोलिंग रिटर्न्स में जो मैंने दिखाया आपको वही मैं दिखा रहा हूँ कि कैपिटल लॉस और कैपिटल गेन का। तो इससे पहले आपको तो पूरी रिस्क रिटर्न की ग्राफ समझने की जरूरत है, क्योंकि पहली चीज है कि आपका रिस्क का क्या टॉलरेंस है। हम इकोनॉमिक साइकिल स्टडी करने से पहले पहले अपने आप को स्टडी करने की जरूरत है। तो इसमें क्या है कि इसको कहते हैं वाई एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में है नीचे लो रिटर्न और ऊपर हाई रिटर्न, और एक्स एक्सिस में है लेफ्ट में लो रिटर्न लो रिस्क, राइट में हाई रिस्क। तो समझ रहे हैं आप कि लेफ्ट डाउन और डाउन में लिक्विड फंड, डेट फंड, ये सब लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं मगर रिटर्न भी लो होता है। जैसे आप इस ग्राफ के ऊपर चढ़ते हैं तो आपको रिस्क भी बढ़ता है मगर रिटर्न भी बढ़ सकता है टाइमिंग के हिसाब से। तो वहां पे देखिए लार्ज कैप बिल्कुल बीच में शामिल है, यानी वो आपको एक सेफर एलिमेंट इन रिस्क साइड भी है मगर रिटर्न भी एक मिडिल लेवल का रिटर्न दे सकती है। तो आपके रिस्क रिटर्न की सोच जानना जरूरी है। तो ये राइट लार्ज मिड और स्मॉल की मिक्स आप कैसे ढूंढ सकते हैं? फर्स्ट आपको अपने गोल्स डिसाइड करना है, कितना पैसा कब चाहिए। सेकेंड, आपको एक फाइनेंशियल प्लान बनाने की जरूरत है, एक एडवाइजर की जरूरत यहाँ पड़ती है। राइट, तो वंस आपने फाइनेंशियल प्लान बना दिया फिर आपको अपना रिस्क एपेटाइट जज करना है कि क्या रिस्क में ले सकते हैं। और मैं इसको सिंपल रखिए, एडवाइजर के साथ कीजिए, सिंपल रखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने का। क्या मैं एग्रेसिव रिस्क टेकर हूँ, क्या मॉडरेट हूँ, या कंजर्वेटिव बंदा हूँ? तो ये देख लिया आपने, तो इसके बाद सभी अग्रेसिव हो तो ये मत सोचो कि सभी स्मॉल कैप में डालना है या कंजर्वेटिव तो सभी लार्ज कैप में डालना है, नहीं। तो ये एक बास्केट आपको चुननी जरूरत है, वो मिक्स ना, वो बिजनेस साइकिल के हिसाब से आपको बदलने की जरूरत आएगी। तो अब फर्स्ट रिस्क को असेस करेंगे, तो अगर आप एक सेफर एलिमेंट है तो आपको चाहिए लोअर वॉलेटिलिटी, तभी आपको लार्ज कैप सही दिशा में ले सकते हैं। और अगर आपने भूल के गलती भी कर रहे हैं तो लार्ज कैप की तरफ गलती कीजिए, यानी सिंगल बास्केट या ज्यादातर एक ही बास्केट में लग रहे हैं तो लार्ज कैप में बेटर है, क्योंकि लॉन्गर टर्म में 15-20 साल में अगर अपने लॉन्ग टर्म में रहे निवेश तो फिर आपको करीबन 11% पर एनम रिटर्न मिला है। यानी बाकी देखिए इन्फ्लेशन तो आज 4.5 पे है मगर 7% लॉन्ग टर्म एवरेज रख लीजिए इन्फ्लेशन को, या फिर बैंक डिपॉजिट लीजिए, बैंक डिपॉजिट में कितना मिलता है आजकल? 6 मिलता है, इससे कम मिलता है, पर उसका भी 7 अगर रखेंगे तो उधर टैक्सेशन आपको 20-30% लगता है तो आपकी रिटर्न 5% के करीब आ जाती है। मगर यहाँ पे खाली 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होने के कारण ये 11 भी आपको नेट पोस्ट टैक्स 10 दिखती है। तो 10 दुगना होता है आपको 5% के ऊपर। तो लार्ज कैप्स में भी लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन बीटिंग और बैंक डिपॉजिट मीटिंग रिटर्न्स मिलने की कोशिश रख सकते हैं। तो एक लार्ज कैप एक सेफर विद इन द एसेट क्लास है। तो अब एक अग्रेसिव बंदे के लिए भी मैं कहूंगा कि आपको 5 साल का होराइजन रखना है इक्विटी मार्केट में,
मगर फ्लेक्सिबिलिटी भी रखना है, क्योंकि बिजनेस साइकिल जैसे बदलती है, आपको भी फ्लेक्स करने की जरूरत है। तो आज की स्थिति में जो मार्केट की हालत है, उसमें मैं कहूंगा कि आपको 50% लार्ज कैप में और 30 मिड कैप और 20 स्मॉल कैप में अगर अग्रेसिव हो। अगर आप मॉडरेट रिस्क पर्सन हो तो आपको लार्ज कैप को बढ़ा के 70% करना है, मिड को 20 और स्मॉल कैप को 10। और अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो फिर स्मॉल कैप में बिल्कुल आज के दिन में निवेश मत कीजिए और 80% लार्ज में रखिए और 20% मिड में रखिए। शायद 1 साल के बाद अगर इकोनॉमी की हालत बदलती है तब आप थोड़ा 10% स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में जुड़ा सकते हैं। तो जैसे आपने देखा ये तीनों सिचुएशन में मैंने रेकमेंड किया है कि आपको ज्यादा बायस होना चाहिए लार्ज कैप को। फिर फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं 1 साल के बाद क्या करना चाहिए। तो ये रीजन क्या है इसका, क्योंकि आज की बिजनेस की हालत। तो इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर चलते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में क्या चीज हुआ है कि करीबन 2 दिसंबर 17 से, यानी फर्स्ट क्वार्टर 3-4 ऑफ 2017-18 से ही हमारी इकोनॉमी डाउन टर्न में चल रही है। चाहे वो सर्विसेज हो, इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो, तीनों डाउन टर्न में चल रहे थे इवन बिफोर कोविड क्राइसिस के पहले ही। फिर कोविड क्राइसिस में आके ये फर्स्ट क्वार्टर में हमारी जीडीपी को एकदम से 24% नेगेटिव में बदला दिया। पूरे जाने माने देश का हमारा वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है। क्यों? क्योंकि हमने लॉकडाउन भी बहुत जबरदस्त की और कोरोना वायरस भी जबरदस्त आई थी यहाँ पर। तो इसके अंदर इंडस्ट्रीज का सबसे नुकसान हुआ था 38% फिर सर्विसेज का हुआ था 39% और फिर खाली एग्रीकल्चर में थोड़ी पॉजिटिव आपने देखा एक रिटर्न। तो ऐसी हालत में क्लियरली आपको दिख रहा है कि हम एक विशियस साइकिल के बीच में हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में भी ये विशियस साइकिल आपको स्टॉक मार्केट में भी दिखाएगा। और स्टॉक मार्केट के अंदर आपने देखा कि विशियस साइकिल की रिटर्न कैसी रही है। सेंसेक्स ने एटलीस्ट पॉजिटिव रिटर्न दिया है अभी तक, मगर मिड और स्मॉल कैप ने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। तो ऐसी हालत में वापस इस ग्राफ पे चलते हैं ना, वो 3 तरीके से आपको जो रिटर्न आता है मैंने बताया। एक है अर्निंग्स ग्रोथ, दूसरा है फ्यूचर अर्निंग्स का एक्सपेक्टेशन, तीसरा है डिमांड फॉर स्टॉक्स। तो इसको जज करेंगे तो तीनों में लार्ज कैप लेस अफेक्टेड होते हैं इस साइकिल में, ईपीएस में भी, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन में भी और डिमांड में भी। ये कैसे हम देखेंगे, फर्स्ट अर्निंग्स पे देखेंगे तो मार्केट में ओवरऑल स्टॉक मार्केट में इस पहले क्वार्टर में जबकि जीडीपी 23% नेगेटिव थी, स्टॉक मार्केट की रिटर्न 46% डाउन थी। और इसके अंदर आप ब्रेकअप देखें तो आप देखें तो लार्ज कैप को 38% लॉस थी, डाउन थी ईएटी। और बैंक को निकाले तो 55, मिड कैप में बैंक को निकाले तो 66 और 62 और स्मॉल कैप में 100%। तो देख रहे हैं हम जैसे बैड साइकिल में आपको स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस बहुत खराब रहती है, उसके बाद मिड कैप की, उसके बाद लार्ज कैप, राइट। सेकंड चीज है फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन। अभी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन इमीडिएट अर्निंग्स आउटलुक अभी वीक है, क्योंकि ये 23% नेगेटिव जो पिछले क्वार्टर में देखा, अगले क्वार्टर भी हम सोच रहे हैं कि 9% नेगेटिव आएगा जीडीपी, उसके बाद वाले क्वार्टर में भी करीबन 1.5% नेगेटिव आएगा, शायद लास्ट क्वार्टर में जीडीपी पॉजिटिव आ सकता है। तो इमीडिएट अर्निंग्स ग्रोथ का भी पैटर्न कोई ज्यादा बदलने वाला नहीं है। तो ऐसी हालत में डिमांड को देखें स्टॉक्स के लिए, तो डिमांड में आता है पहले एफआई का आउटलुक, राइट। एफआई ने हमारे देश में इस 3 महीने में, 3 नहीं, अप्रैल से आज तक करीबन $11 बिलियन यानी 83,000 करोड़ रुपए हमारे मार्केट में निवेश किया। जैसे मैंने कहा ना, बैड साइकिल चल रही है फिर भी नोट शॉप का प्रोग्राम जो चल रहा है फॉरेन के देशों में, उसका पैसा हमारे मार्केट को ढूंढ के हमारे मार्केट में निवेश हो रहा है, इसलिए लार्ज कैप को सपोर्ट मिला एफआईएस का। तो मगर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने सेम पीरियड में करीबन 17,000 करोड़ की बिक्री करी है, उन्होंने बेचा है स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि उनको ये एफआई जो पैसा ला रहे ना, वो बाकी देश के माफिक देखकर पैसा ला रहे हैं। तो हमें तो कोई दूसरा देश का एक्सपीरियंस नहीं है, हमें तो हमारे देश का एक्सपीरियंस है कि नेगेटिव ही आउटपुट है। तो म्यूचुअल फंड ने भी खास करके पैसा अपने पास ही रखा है, ज्यादा खरीदारी नहीं की। इनफैक्ट जब भी एफआईएस ने खरीदा उन्होंने जाके बेचा है अपना स्टॉक्स को। तो फ्लोज के बारे में देखें तो क्लियरली एफआई के फ्लोज पॉजिटिव रहे हैं, मगर डोमेस्टिक फ्लोज नेगेटिव रहे हैं। और फ्यूचर में मगर एक फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। आज की विशेष साइकिल को देखकर हम जस्ट क्वाइटली नहीं बैठ सकते, क्योंकि
गवर्नमेंट्स कुछ पॉजिटिव भी है इस क्वार्टर वन के जीडीपी में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एग्रीकल्चर। जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखिए डबल डिजिट पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए। एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर ग्रोथ भी करीबन 3-3.5% पे है। और उसके बाद खरीफ की जो हार्वेस्ट अभी इन्होंने डाला है, शायद दिसंबर जनवरी में वो ये और भी बढ़ सकता है एग्री ग्रोथ, इसमें भी 6-7 है 10% भी जा सकता है। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट की खर्चा के कारण और इकोनॉमी में अनलॉक करने के कारण थोड़ी ग्रीन शूट जो कहते हैं रिकवरी का ट्रेंड दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? पहली चीज है कि मॉरेटोरियम जो बैंकों ने दिया था बोरोर्स को इस कोविड और लॉकडाउन के टाइम में, वो खत्म हो रहा था। तो तुरंत आरबीआई ने आके एक अच्छा रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर्म करने के लिए डिसीजन लिया, कामत कमेटी को अपॉइंट किया और उस कामत कमेटी ने आके जो फ्रेमवर्क बनाया है उससे करीबन 66% कंपनी इंडिया में बेनिफिट उठाने वाली है, जिसमें ट्रिपल ए और बिलो की कंपनीज में भी करीबन 71% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज है और बैंकों के लिए भी अच्छी चीज है। सेकेंड चीज है कि कौन सी इंडस्ट्री को ज्यादा बेनिफिट आएगा? कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और केमिकल्स, इनको ही ज्यादा बेनिफिट आने वाला है इस रिस्ट्रक्चरिंग के कारण, राइट। और अब आते हैं कि उसके अलावा रिकवरी काम है रूरल और अर्बन को अलग देखते हैं। तो रूरल में हमने देखा कि खरीफ की जो सोइंग हो रही है वो हर हफ्ते बढ़कर आज 100% ऑफ नॉर्मल एरिया सोन पे आज पहुंची है और ये लेवल हमने पिछले 7 साल में कभी नहीं देखा। तो अभी ये 7 ईयर हाई पे है खरीफ का सोइंग, ये अच्छी खबर है रूरल के लिए। सेकेंड, माइग्रेंट लेबर जो वहां पे चले गए थे, गवर्नमेंट ने भी कुछ 40,000 करोड़ उनको एलोकेशन इंप्रूव किया था। तो इसके कारण करीबन नरेगा जॉब डिमांड में पिछले साल के ऊपर 40% का बढ़त दिख रहा है। और एट द सेम टाइम रूरल एरिया में पैसा हाथ में है तो क्या करते हैं लोग? गाड़ी खरीदते हैं। तो टू व्हीलर और पैसेंजर कार की देखिए बहुत भयंकर अप्रैल में ड्रॉप हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे अभी भी नेगेटिव है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, बट कम नेगेटिव हो रहा है, यानी वी शेप रिकवरी आपको सामने दिख रही है। एट द सेम टाइम एक चीज पॉजिटिव जो बन चुकी है रिटेल में रूरल में, वो है ट्रैक्टर सेल्स। देखिए एकदम 84% नेगेटिव से अभी 15 से 24% पर एनम आपको ग्रोथ दिखाया है ट्रैक्टर की सेल्स। तो खरीफ की बात ऑलरेडी हमने कर ली। तो अर्बन की ओर ध्यान देते तो अर्बन में ज्यादातर ट्रेंड उधर सेम रिकवरी है पर उतना शार्प भी नहीं है, थोड़ा धीरे हो रहा है रिकवरी अर्बन के अंदर। और उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट देखें तो ट्रैफिक कंजेशन अच्छी बढ़ रही है, इनफैक्ट सभी देशों के माफिक हमारी ट्रैफिक ज्यादा बढ़ रही है। और टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी बढ़ रहे हैं। ई वे बिल जो गवर्नमेंट के खर्चा करने का रास्ता है वो भी देखिए बढ़ रहा है, वी शेप रिकवरी दिख रहा है। फिर फ्रेट के अंदर बड़े बड़ी चीज सीमेंट, स्टील, कोल, फर्टिलाइजर, ये सब भी एक वी शेप रिकवरी सामने दिख रहा है। तो टोटल फ्रेट में भी आपको दिख रहा है एक रिकवरी ऑन द वे में है। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी देखिए एक रिकवरी मोड में दिख रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स अगर आप लें तो अर्बन और ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट अभी थोड़ा बाकी है वापस आने का, मगर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट सीधे प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुकी है। तो ऐसी हालत में ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करें तो करीबन 90% प्री कोविड लेवल तक जो स्थिति थी उस पर आप पहुंचे हैं हम, राइट। तो यहाँ पे पीएमआई इंडिकेटर एक अच्छा इंडिकेटर होता है, तो आने वाले जीडीपी को प्रेडिक्ट करता है। तो सर्विसेज में वी शेप रिकवरी है, बट अभी भी वो नंबर 50 के नीचे है। 50 से बाहर जाती है ऊपर तभी मानते हैं कि रिकवरी मोड पे है इकोनॉमी। तो सर्विसेज में अभी रिकवरी मोड पूरा नहीं आया। और मैन्युफैक्चरिंग में भी वी शेप रिकवरी है, मगर यहाँ पे 50 पार कर लिया तो थोड़ा एक रिकवरी की आशा रख सकते हैं। तो इन शॉर्ट टू समराइज, इकोनॉमी में वी शेप रिकवरी एक्सपेक्टेड है। और इसका कारण ये भी कि इन्फेक्शन कंटेनमेंट के साथ एक वैक्सीन या क्यूर भी एक्सपेक्टेड है, 1 साल के अंदर उसकी प्रोडक्शन हो चुकी होगी। तो ऐसी हालत में वी शेप जीडीपी ग्रोथ ऐसी दिख रही है। और आईएमएफ का मानना है कि इस साल हमारी इकोनॉमी 4.5% की नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाने वाली है और अगले साल वी शेप में 6% का पॉजिटिव ग्रोथ दिखने वाला है। तो ये एक फ्यूचर की उम्मीद जो अच्छी चल रही है वो एक कारण है स्टॉक मार्केट का। तो मगर इसमें थोड़ी रिस्क भी है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें रिकवरी की बात कर रहे हैं, कंटेनमेंट की बात कर रहे हैं, मगर ओवरऑल लेवल्स कम हो रहे हैं। मगर क्या हो रहा है कि हमें अर्बन से अभी केसेस रूरल में बढ़ने लगे।
20% इसका शेयर था, आज उसका 47% हो गया है। और जून से अगस्त तक आपने देखा तो अर्बन केस राइज 3.5 गुना के करीब थी, तो रूरल केस राइज 7.5 गुना लेवल है, तो दुगना रेट के ऊपर बढ़ रही है रूरल में। तो ये रिस्क है कंजम्पशन के लिए, रूरल कंजम्पशन के लिए, क्रॉप में हार्वेस्ट करने के लिए लोगों की कमी ना हो, और फिर वापस कोई लॉकडाउन कोई इंट्रोड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने तो समझिए और भी डिमांड थोड़ा घट सकता है। तो ये एक रिस्क है, हमें ट्रैक करने की जरूरत है। इसके साथ मैंने कहा कि टू व्हीलर में थोड़ा डिमांड बढ़ रहा है, मगर उसके अंदर खाली कंज्यूमर वाली रूरल वाली डिमांड बढ़ रही है। ट्रक, बस और थ्री व्हीलर का डिमांड अभी भी लास्ट ईयर के माफिक 17% और 39% के लेवल पे ही है, तो ये भी अभी बढ़ने की जरूरत है। और रिटेल में देखें तो करीबन नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कहीं पे भी देखे तो बिजनेस अभी भी 52% लास्ट ईयर अगस्त के कंपैरिजन में नीचे ही है। और whether you take large consumer durable sellers और स्मॉल, दोनों का नेगेटिव में ही है। और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी में देखें आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ ड्रॉप ही है, तो यहाँ पे और अभी रिकवरी पूरी नहीं हुई है। तो इकोनॉमी की हालत से हम अभी स्टॉक मार्केट में देखें, क्योंकि जो इकोनॉमिक साइकिल होता है वो स्टॉक मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होता है, मैंने बताया आपको। तो इसके कारण अभी लार्ज कैप का जो पीक से डाउन हुआ है, अभी लार्ज कैप की वैल्यूएशन 1.3 बढ़ गई है, राइट। मैंने बोला ना आपको 5% रिटर्न मिला, मगर मिड और स्मॉल कैप में आपको इवैल्यूएशन गिर गई है, यानी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन दबी हुई है। तो लार्ज कैप के ऊपर फोकस करते हैं। तो एफआईआई की फ्यूचर फ्लोज कैसी होगी? तो एफआईआई लार्ज कैप में वी शेप्ड रिकवरी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी की ईपीएस जो करीबन 450 770 के लेवल पे थी, वो अगले ही साल 660 तक बढ़ सकती है, ये उम्मीद रख रहे हैं। और इसके साथ एफआईआई के लिए आउटलुक भी फेवरेबल है वैल्यूएशन की ओर, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट सबसे लो पी रेशियो में है और इंडिया का वैल्यूएशन इमर्जिंग से ज्यादा है और वर्ल्ड से ज्यादा है, मगर जितना ज्यादा था पहले उससे अभी बहुत कम है। इसलिए अभी उन्होंने निवेश किया और वापस थोड़ा अभी बढ़ने लगा प्रीमियम, पर अभी भी पिछले जो हाई थी उससे कम में ही चल रही है। तो एफआईआई का आउटलुक इंडिया के लिए नियर टर्म में पॉजिटिव है और लॉन्ग टर्म में भी पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ में लॉन्ग टर्म एफआईआई इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाइना के माफिक हमारे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडवांटेज दिखती है। क्या एडवांटेज है ये? पहली, लेबर पॉपुलेशन वाली एडवांटेज। चाइना का लेबर पॉपुलेशन 2017 से नीचे गिर रहा है, मगर हमारा पॉपुलेशन 2050 तक बढ़ने वाला है। इनफैक्ट एक 10 साल के टाइम फ्रेम में चाइना के 21 मिलियन लोग वर्किंग फोर्स से बाहर जा रहे हैं और हमारे 115 मिलियन अंदर जुड़ने वाले हैं। और सभी दिशा में बेसिक स्किल, मॉडरेट स्किल, एडवांस स्किल में हमारे पास ढेर सारा लेबर फोर्स अवेलेबल है। और उससे और एक एडवांटेज ये भी है कि चाइना का पर कैपिटा जीडीपी अब $10,000 के लेवल पर, हम 2000, यानी उनकी लेबर 5 गुना महंगी है हमारे लेबर की कंपैरिजन में। इसके साथ जिन्होंने कारखाना ऑलरेडी चाइना में लगाया है, अमेरिकन कंपनी, जर्मन कंपनी, ऐसी कंपनियां, वो अभी कह रहे हैं कि हम हमारा कंपनी को बाहर, चाइना से बाहर, कोविड के कारण उन्होंने अपना मन बदल के कह रहे हैं कि मेरे को चाइना से बाहर जाना है। कितना जाएगा चाइना से बाहर? करीबन 350 से 500 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट बाहर जाने की उम्मीद है। उसमें आज क्योंकि वियतनाम का गठबंधन अच्छा है चाइना के साथ, वो ज्यादा उठाएंगी, उधर 1/3 उसको जाएगा, मगर सेकंड रैंक में इंडिया है। अभी इंडिया फर्स्ट रैंक में आना है तो गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है और एफडीआई आना शुरू हो गया है इंडिया को। तो ये देखिए ग्राफ में दिख रहा है सीधा हमारी एफडीआई की चार्ट हर साल बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट भी और भी कोशिश कर रही है कि और एफडीआई आ जाए। तो ये है टैक्स में कटौती जो करा गवर्नमेंट ने, 35% टैक्स से आज 17% में गिरा दिया, जो वर्ल्ड के सबसे बेहतर टैक्स रेट में है। इसके साथ उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी हटा दिया और सॉवरेन वेल्थ फंड के लिए पूरा 100% टैक्स दे दिया। सेकेंड चीज हमने जो इम्प्रूवमेंट किया है, जैसे जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, रोड के कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव किया, लाइसेंसिंग को निकाला है, तो ऐसी चीजों के कारण हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक फॉरेनर के लिए यहाँ इतना आसान बिजनेस सेटअप करना, वो कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें हमने छलांग लगाया, करीबन 79 रैंक का इंप्रूवमेंट हुआ है इंडिया का। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है इंडिया के लिए नई एफडीआई आने के लिए।
और इसके साथ गवर्नमेंट स्पेसिफिक सेक्टर के लिए भी कुछ काम कर रही है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए $7 बिलियन का प्लान लगाया उन्होंने कि 4 से 6% इंक्रीमेंटल जो सेल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, उनको गवर्नमेंट एक इंसेंटिव दे देगी। तो इसमें करीबन 22 इंटरनेशनल कंपनीज ने एप्लीकेशन फाइल किया है। इसमें शामिल है सैमसंग और एप्पल के मैन्युफैक्चरर। अभी एप्पल का 37% शेयर है वर्ल्ड में और सैमसंग का 22, यानी कुल मिला के 60% वर्ल्ड की मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट होने की एक्सपेक्टेशन है। तो करीबन 11 लाख करोड़ की मोबाइल डिवाइस यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो सकती है और करीबन 12 लाख लोगों को नौकरी मिलने की आशा रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए एक्ट करने के लिए तैयार है। तो ओवरऑल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया आज वर्ल्ड के अंदर फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस विद लो टैक्स रेट, पीपल स्किल और पीपल की अवेलेबिलिटी और बिजनेस एनवायरनमेंट, तीनों देखें तो हमारी अव्वल नंबर पे है वर्ल्ड के अंदर। तो अच्छा एफडीआई आने की एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इस चीज के कारण फॉरेनर्स के मन में इंडिया की जो रैपिड ग्रोथ के कारण वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 224 में इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। तो ये है कारण कि एफडीआई के फ्लो और एफआई के फ्लो दोनों इंडिया में कंटिन्यूसली बढ़ते रहेंगे। तो ये किसके लिए अच्छा है वो देखेंगे, मगर पहले ये आउटलुक अच्छा है तो पैसा भी हाथ में होना चाहिए। तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल कंट्रीज ने रेट कट भी किया, मॉनेटरी नोट छाप भी किया और गवर्नमेंट ने भी पैसा खर्चा किया इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए। तो रेट्स देखिए करीबन 2% से आज 0.2%, और कल फेड ने यह भी बताया कि अगले 3 साल के लिए हम रेट को बढ़ाएंगे नहीं, इस जीरो के आसपास ही रखेंगे। तो ये एक सस्ता पैसा बिल्कुल मिल सकता है इन्वेस्टर्स को। इसके साथ नोट छाप की प्रोग्राम में देखिए कितनी बढ़त, और इसके साथ जो मनी सेफ हेवन में जा रहा था गोल्ड में देखिए 1 मंथ का रिटर्न 5% नेगेटिव हुआ, और फिक्स्ड इनकम 10 ईयर फिक्स्ड इनकम में जो पैसा जा रहा था वहां से भी रिवर्स होने लगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे नहीं, तो पैसा वहां से भी निकल रहा है सेफ्टी से। और करीबन $3.5 ट्रिलियन जो कैश में पड़े हुए हैं, वहां पे भी देखिए करीबन $2 ट्रिलियन इक्विटी मार्केट की और आने के लिए तैयार है। और म्यूचुअल फंड से जो पैसा बाहर निकला है वो भी एक बॉटम सा फॉर्म हो गया, और पिछले रिसेशन में यही लेवल से वापस इनफ्लो इनटू म्यूचुअल फंड शुरुआत हुई थी। तो अब भी वही उम्मीद हम देख रहे हैं, और इसके कारण ऑलरेडी देखिए इक्विटी मार्केट अमेरिका में ऑलरेडी आपको नास्डैक ने 43% रिटर्न दे दिया है एक साल का रिटर्न, और डाउ जोन्स और S&P ने 20-22% रिटर्न भी दिया है। तो इक्विटी की ओर वापस रिस्क की ओर पैसा बढ़ रहा है। और इसके साथ गवर्नमेंट का फ्यूचर का नोट छाप का प्रोग्राम भी जबरदस्त है। करीबन $13 ट्रिलियन का नोट छाप पूरे G4 कंट्रीज में करने वाले, कुछ ना कुछ पैसा जरूर वहां से इंडियन मार्केट की ओर आएगा। तो ढेर सारा लिक्विडिटी अवेलेबल है कहाँ के लिए, लार्ज कैप क्षेत्र के लिए, क्योंकि बाहर वाले निवेशक लार्ज कैप को ही ज्यादातर पसंद करते हैं। और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में इस 3-4 महीने में खरीद बेच भी किए होना, मगर पैसा जो उनके पास है वो भी ज्यादातर लार्ज कैप पैसा ही है। करीबन 31% प्योर लार्ज कैप है, और अदर सेगमेंट मल्टी कैप में भी आपको लार्ज कैप का निवेश होता है। तो करीबन 70% म्यूचुअल फंड एरिया 6.5 लाख करोड़ आज लार्ज कैप में निवेश है। तो कभी भी एफआईआईस बेचते हैं तो म्यूचुअल फंड भी खरीदने के लिए तैयार है। अभी लार्ज कैप्स खरीद रहे हैं एफआईआईस, तो म्यूचुअल फंड भी बेच रहे हैं। तो एडिक्वेट लिक्विडिटी लार्ज कैप के लिए जाहिर है इंडिया से भी है, इंडियन म्यूचुअल फंड से। तो ये बायस अभी सेबी ने मल्टी कैप का जो नया नियम लाया उसके कारण ये बढ़ भी सकती है मेरे ख्याल में। क्यों? क्योंकि सेबी सर्कुलर क्या था कि जो मल्टी कैप सेगमेंट में कहीं पे भी आप डाल सकते हैं, और क्या क्या इंडस्ट्री ने 70% लार्ज कैप में डाला। अब उन्होंने नियम लाया कि 25% लार्ज, मिड और स्मॉल में डालना है। तो इनिशियल थॉट क्या कि यहाँ पे करीबन, और ये अभी कैटेगरी क्या हो गई है आज 50, 25, 25, कल और ज्यादा भी हो सकती है मिड एंड स्मॉल कैप में, करेक्ट। तो उम्मीद क्या थी कि इनिशियली रिएक्शन मार्केट का था कि करीबन 40,000 करोड़ लार्ज कैप से निकलने वाला है और मिड कैप और स्मॉल कैप में जाके निवेश होगा, मगर बात ऐसी नहीं है। इंडस्ट्री एक्शंस ले रही है इसके ऊपर, क्या कर रही है कि इधर वो अपना मल्टी कैप को लार्ज कैप फंड या लार्ज मिड कैप में कन्वर्ट करेगी, या फिर वो मर्ज करेंगी उन फंड कैटेगरी में,
या फिर आप इन्वेस्टर्स को जाके बोलेंगे कि आप स्विच कीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड मैनेजर का मन नहीं है कि मैं जाके 25% पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप ले लूं, राइट। तो उस हालत में ये तीन जो उनके पास रास्ते हैं वो जरूर उसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स भी क्या करेंगे, अगर उन्हें लो रिस्क रिवॉर्ड के लिए मल्टी कैप में निवेश किया है तो वो अपने आप लार्ज कैप में निवेश करेंगे। और दूसरे थोड़ा मॉडरेट है उनकी कैपिटाइट तो वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जाएंगे। और जो कंफर्टेबल है वो खाली वो रिमेन करेंगे, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो अपने आप करने लगेंगे। तो मेरे ख्याल में इसमें जो मर्जर होता है या लार्ज कैप में नामांतर बदलता है या इन्वेस्टर स्विच करते हैं तो लार्ज कैप से बाहर उतना पैसा नहीं जाएगा। तो इसके कारण आप देखेंगे तो प्योर लार्ज कैप यानी जो भी थोड़ा बहुत स्मॉल कैप बचा हुआ है मल्टी कैप फंड में, उन फंडों में जो लार्ज एंड मिड कैप या लार्ज कैप में बदल देते हैं या मर्ज करते हैं वहां पे इनफैक्ट स्मॉल कैप को वो बेच डालेंगे और शिफ्ट कर जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इसके कारण लार्ज कैप के लिए डिमांड और भी बढ़ सकता है। तो अब आते हैं तो इसी चीज के कारण इस लार्ज कैप के माहौल को अच्छी दिख रही है, हमने ये फंड लॉन्च किया है, राइट। तो इस फंड में क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक है कि लार्ज कैप फंड कंपनियों की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनकी बिजनेस मॉडल प्रूव होती है, साइज होता है, बिजनेस साइकिल के अक्रॉस उनकी स्टेबिलिटी होती है, उनकी मैनेजमेंट की बैंडविड्थ वाइड होती है, बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट में ज्यादा होता है और रिसर्च भी अच्छा खासा उनकी कंपनियों के बारे में मिलता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर लार्ज कैप का इंडेक्स निफ्टी 50 और निफ्टी 100 है, पर फिर भी एक फंड मैनेजर यहाँ पे आके कुछ निवेश करके वो अपना रिटर्न इंडेक्स से बेहतर भी कर सकता है, राइट। तो ये दिखाने के लिए मैंने निफ्टी 100 के अंदर जो 100 स्टॉक है उसको 10 साल में हमने स्टडी किया और देखा कि 46 ऐसे स्टॉक है जिन्होंने कंसिस्टेंटली इंडेक्स में शामिल रहे। बाकी के 54 स्टॉक कुछ बाहर कुछ अंदर ऐसे चेंज हो होते हैं। तो अगर एक फंड मैनेजर ने 46 स्टॉक को कंसिस्टेंटली पिक किया अपने स्टॉक पिकिंग स्किल से, तो समझिए कि एक 100 रुपए का निफ्टी के अंदर होता 240, मगर ये 46 स्टॉक में होता 289, यानी आपको 49 रुपए ज्यादा मिलते अपने 100 रुपए के, यानी 49% ज्यादा रिटर्न। या तो स्टॉक पिकिंग मैटर्स इवन इन लार्ज कैप। तो कैसी कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिसका कंपाउंडिंग ऐसे हुआ है, कुछ नाम मैंने शामिल किया है यहाँ पर, सब हाउस होल्ड नेम है जो आपको पता होगा। तो ये हम इस फंड में अपने रिसर्च टीम के जरिए एक डिसिप्लिन एंड डिलिजेंट प्रोसेस के जरिए करेंगे। और हमारी यही सोच है कि इसलिए मैंने नाम भी इसका ब्लू चिप दिया है हमने, कि 3 तरह के ब्लू चिप क्वालिटी हम ढूंढेंगे कंपनियों में, मैनेजमेंट क्वालिटी, बिजनेस मॉडल क्वालिटी और फाइनेंशियल्स की क्वालिटी, राइट। तो मैनेजमेंट क्वालिटी क्या होता है, एक केपेबल मैनेजमेंट, क्रेडिबल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसका स्ट्रांग हो। बिजनेस मॉडल में एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन में स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी सिस्टम प्रोसेस सब बढ़िया होने चाहिए और उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि डाउनटाउन को इजीली पार करके अच्छे टाइम में एक बिजनेस को ग्रैब कर सके। और फाइनेंशियल क्वालिटी होनी चाहिए कि उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी होनी चाहिए, पेपर में प्रॉफिट नहीं कैश प्रॉफिट होनी चाहिए, और वो कैश के कारण वो अपना कैपेक्स को पहले शुरुआत अपने कैश से कर सकता है, तो उसकी आउटसाइड डेट की रिक्वायरमेंट कम होते हुए डेट इक्विटी रेशियो भी अच्छी हो सकती है। तो ये क्वालिटी फ्रेमवर्क हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये है स्टॉक मार्केट का क्वालिटी नहीं है, ये बिजनेस का क्वालिटी है, राइट। तो स्टॉक मार्केट क्या इसको रिस्पेक्ट देती है, इसके लिए हमने 35 लार्ज कैप फंड है इंडस्ट्री में, उसमें से 7 फंडों ने अपना नाम ब्लू चिप रखा है। अब ये मानते हैं कि सुंदरम की ब्लू चिप की एक फिल्टर और दूसरे कंपनी की फिल्टर अलग हो सकती है, राइट। सब ब्लू चिप एक ही तरह नहीं होते हैं, मगर एक चीज कॉमन है कि ब्लू चिप से वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम कैसे एक क्वालिटी स्टॉक को ढूंढें। तो क्वालिटी एक कॉमन फ्रेमवर्क होता है, तो उस क्वालिटी फ्रेमवर्क का क्या रिटर्न पोटेंशियल हुआ है आप देखेंगे। तो ब्लू चिप कैटेगरी के साथ कंपनियों की फंड जो है उनकी रिटर्न पहले लाइन में है, फिर ओवरऑल लार्ज कैप कैटेगरी की रिटर्न, फिर BSE 100 की इंडेक्स की रिटर्न। आपने देखा कि कैटेगरी के साथ भी और इंडेक्स के साथ भी इन ब्लू चिप फंडों ने अपने परफॉर्मेंस में उनसे बेहतर रिटर्न्स दिलवाए हैं। तो स्टॉक मार्केट भी ये क्वालिटी को रेस्पेक्ट देता है, यही बात मेरे को कहना था। तो अब मैं 3 केस स्टडी किस तरह के ब्लू चिप हम चुनेंगे
ये दिखाने के लिए मैंने चुना है 3 कंपनियों की केस स्टडी, जो तीनों कंपनियों हमारे फंड में ऑलरेडी हमने खरीदा है, और आपको दिखाते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो पहला है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो कि टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाटा कॉफी, ये तीनों कंपनी को मर्ज करके किया हुआ बड़ा एक कंपनी। टाटा की ब्रांड नेम उसके साथ है, और देखिए उसकी सेल्स करीबन 6,000 करोड़ के लेवल से 10,000 पहुंची है, और अब 12,000 के करीब अगले साल पहुंचने की उम्मीद है। तो उसकी ईपीएस देखिए 6 से करीबन दुगना होने वाली है। तो इसको हाई पी 90 पी में भी खरीदा, फिर भी आज उसकी पी 66 और अगले साल 46 में आने वाली है। क्यों? क्योंकि पी में जो उम्मीद थी फ्यूचर की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन कंपनी से, उससे बेहतर रिटर्न डिलीवर किया है मार्केट की उम्मीद से। यही हाई पी स्टॉक को खरीदने से, अगर उनकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन बेहतर होती है तो पी गिरती है, तो स्टॉक मार्केट में भी अच्छा खासा रिटर्न बनता है। जैसे देखिए, जब से हमने खरीदा है स्टॉक को, इंडेक्स की बढ़त रही है 7% पर एनम, और इस स्टॉक ने बढ़त दिया है 42% पर एनम। तो बहुत जबरदस्त स्टॉक रही है हमारे लिए। सेकंड स्टॉक है भारतीय एयरटेल। आज खाली 2 या 2.5 प्लेयर बचे हुए हैं टेलीकॉम में, तो टेलीकॉम की फ्यूचर बहुत बढ़िया है, और ये डेडिकेटेड टेलीकॉम प्लेयर है, और इसको भी फॉरेन से सपोर्ट है। सिंगापुर टेलीकॉम एक इन्वेस्टर है इसमें, तो उसका भी परफॉर्मेंस देखे तो एबिटा मार्जिन की बात करूंगा कि ऑपरेटिंग मार्जिन उसने सॉलिड रखा है इस पीरियड में, और उसकी भी रिटर्न अच्छी रही है हमारे पोर्टफोलियो में, जबकि इंडेक्स ने दिया 7%, इस स्टॉक ने दिया है 18% पर एनम, और आने वाले दिन में और भी बेहतर इस इंडस्ट्री की फ्यूचर दिख रही है, तो ये और भी बेहतर भी रिटर्न दे सकती है। तीसरी कंपनी जो मैं जिक्र करूंगा वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई का ब्रांड इसके साथ है, एसबीआई बैंक का बैंक नेटवर्क 20,000 ब्रांचेस का सपोर्ट है। ऑलरेडी ये प्राइवेट में नंबर 1 कंपनी है 23% मार्केट कैप के साथ, और ये अगला एलआईसी इन द मेकिंग है। तो ऐसी स्थिति में उसकी एंटरप्राइज वैल्यू देखिए 190 से सीधा 350 पे पहुंच रही है, और अगले साल 400। उसकी पी रेशियो देखिए कितना है, पी के पहले आप ईपीएस भी देखिए 11.5 के लेवल से अगले साल दुगना 24 के करीब होने वाली है। तो पी रेशियो देखिए 75 की पी, हाई पी में खरीदने से भी आज उसकी पी 43 है, और अगले साल 37 पे आने की एक्सपेक्टेशन है। तो समझे कि ये कंपनी ने भी अपने उम्मीद से बेहतर, मार्केट एनालिस्ट की उम्मीद से बेहतर इन्होंने रिटर्न दिलवाया है ईपीएस, और इसके कारण इसकी स्टॉक प्राइस भी देखिए, जबकि सितंबर 17 से आज इंडेक्स ने दिया 3.5%, तो इस कंपनी ने दिया 10%, ऑलमोस्ट 3 गुना रिटर्न। ये थे 3 केस स्टडी जो मैं पेश करना चाह रहा था आपको इन टर्म्स ऑफ दिस। तो ये फंड को समराइज करने में इसकी स्टाइल डाइवर्सिफाइड स्टाइल होगी, 45 से 50 स्टॉक होंगे। इसकी बेंचमार्क है एनएससी 100, लार्ज कैप में शामिल रही है, और मैक्सिमम 20% इसका मिड कैप में एक्सपोजर हो सकता है। तो बेडरॉक ऑफ द फंड क्या है कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एक 3 pronged ब्लू चिप क्वालिटी फ्रेमवर्क, और पोर्टफोलियो के अंदर एक ब्लेंड ऑफ ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स भी रहेंगे, ताकि रिस्क रिवॉर्ड को अच्छी तरह मैनेज कर सके। तो ये फंड का मैनेजर का नाम है राहुल बैजल, और जो हमारे बाकी लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स भी मैनेज करता है, जिसमें एक 5 स्टार रैंकिंग है और एक 4 स्टार रैंकिंग, और उसके साथ मिस्टर कृष्ण कुमार जो हमारे सीआईओ इक्विटीज है, वो भी कुछ हमारे लार्ज एंड मिड कैप और इक्विटी फंड, मल्टी कैप फंड मैनेज करते हैं। तो ये दोनों साथ में मैनेज करेंगे, बट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मिस्टर राहुल बैजल की, और ये नॉर्मल इक्विटी फंड की तरह है, मिनिमम 100 रुपए इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही है, और 1 साल के अंदर एग्जिट और 1%। तो वही चीज होगी अभी। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। तो आपने ये वेबिनार में आपने सुना, अभी कुछ क्वेश्चंस है इसके पास, तो मैं जरूर आंसर करने के लिए तैयार हूँ। सर पहला क्वेश्चन है, क्या अभी राइट टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट का, या राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट्स रिडीम करने का, एज द इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरा लग रहा है और मार्केट कभी भी कोलैप्स हो सकता है? देखिए, 2 चीजें इसमें, इकोनॉमिक कंडीशन बैड स्थिति है, फिर भी क्या है कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, ज्यादातर फॉरेनर से लिक्विडिटी ज्यादा है, और वो उम्मीद रख रहे हैं शॉर्ट टर्म की करेक्शन के बाद लॉन्ग टर्म में इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ। तो ये पैसा आ रहा है, तो उससे आपको भी पैसा बन सकता है टी रेटिंग से। तो आप डर के अभी भागे मत मार्केट से, क्योंकि हालत इकोनॉमी की धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है,
और इस हालत में अभी भी आपने देखा कि लार्ज कैप में इस डाउन टर्न साइकिल में भी 5% रिटर्न मिला है। तो बात ऐसी नहीं है कि फॉरेनर्स कॉन्फिडेंस रख रहे हैं इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर और वो पैसा निवेश कर रहे हैं। अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन आ सकता है क्योंकि यूएस करेक्शन है, ऐसी चीज हो सकती है, मगर यहाँ से सिटी अगले 3 से 5 साल में बेहतरी होने वाली है। तो अगर आप अभी इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है 3 से 5 साल में। ये 1 साल का टाइम फ्रेम मन में मत रखिए, मिनिमम आप 3 से 5 साल का टाइम फ्रेम रखेंगे तो अभी भी मार्केट से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगला क्वेश्चन सर, ये फंड इंडेक्स फंड और ईटीएफ फंड से कैसे अलग है? तो इसमें क्या है कि स्टॉक पिकिंग से अलग है, क्योंकि ईटीएफ स्ट्रेट में इंडेक्स में इन्वेस्ट करती है, इंडेक्स फंड भी वही है कि इंडेक्स को कॉपी करती है। तो इंडेक्स में समझिए कि अभी एक स्टॉक का X% शेयर है, दूसरा का Y%। फंड मैनेजर क्या करेगा कि जो स्टॉक अच्छी परफॉर्म करने वाली है उसके मन में रिसर्च के कारण वो उसका ज्यादा वेटेज लेगा, और सेकंड चीज जो स्टॉक अच्छी नहीं करने वाली उसको कम लेगा। सेकंड चीज है कि उसकी इंडेक्स के साथ ईटीएफ में वो बाहर वाले स्टॉक भी खरीद सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली इंडेक्स वाले स्टॉक खरीदने हैं। तो अगर बाहर कुछ अच्छी स्टॉक है जिसका रिटर्न अच्छा दिख रहा होगा तो वो भी जाके वो खरीद सकता है। तो फंड मैनेजर के पास जो रिसर्च होती है और जो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट होता है, क्योंकि सोचिए कि निफ्टी 100 जो हम बेंचमार्क है उसमें 100 स्टॉक है, मगर फंड में खाली 45-50 स्टॉक लेने वाला है, तो उसमें से जो अच्छी परफॉर्म वाली कंपनीज को वो ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में रखेगा, और इससे देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में वो निफ्टी या ईटीएफ से इंडेक्स फंड या ईटीएफ से बेटर रिटर्न देने की कोशिश करेगा, जरूर लॉन्गर टर्म में सफल हो सकता है। अगला क्वेश्चन सर, लार्ज कैप फंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो 50%, अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो तो 70%, और अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो 80% आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन सर, क्या ये पैसा आप यूएस इलेक्शंस के पहले इन्वेस्ट करेंगे या कैसे इन्वेस्ट करेंगे? ये फंड पे क्या इम्पैक्ट होगा? हम धीरे धीरे ही निवेश करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक चीज है कि इक्विटी ओरिएंटेड मेंटेन कर लिए 65% ही इन्वेस्ट करने की जरूरत है, बाकी 35% अभी निवेश करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज यह है कि हम आर्बिट्राज के इस्तेमाल करेंगे, तो 50% हमने एबिलिटी दिया है, तो हम धीरे धीरे ही पूरा पैसा हम बिल्कुल इलेक्शन के पहले नहीं करेंगे। अभी अक्टूबर 14 को ये फंड ओपन हो रही है, तो उसके बाद इलेक्शन में 15 दिन ही बाकी है, तो डेफिनेटली ज्यादातर निवेश हम यूएस इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही करेंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है उसके बाद। अगर कुछ करेक्शंस आते हैं यूएस इलेक्शन के टाइम में, वो हमारे लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि हमें सस्ते में मिलेगा अच्छी क्वालिटी ब्लू चिप कंपनियों की शेयर। अगला क्वेश्चन सर, आप इस फंड में कितना एक्सपेक्ट करते हैं कलेक्शंस? कलेक्शंस आपके हाथ में है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो भी आएंगे हम मैनेज कर लेंगे। अभी कोविड का टाइम है तो लॉकडाउन भी चल रहा है, तो बहुत एक्सपेक्टेशन रख के चलना अच्छा नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट मीडिया और थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर मीडिया टू पॉपुलराइज द फंड। जितना भी आए, हम लार्ज कैप के क्षेत्र में तो लिमिट नहीं है, कितना भी आए हम मैनेज कर सकते हैं, बट एक उम्मीद रखना आज के दिन में बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि ये महामारी के टाइम है और इकोनॉमी की टाइम अच्छी नहीं है, तो इसलिए जो भी पैसा आए हम मैनेज करेंगे, हमारी कोई एक टारगेट स्पेसिफिकली नहीं है। धन्यवाद सर, और कोई नया क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू, सबको शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। जरूर आप इस फंड में निवेश कीजिए। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.